जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो फिर से एक बार हाजिर हैं आपके लिए जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तो आज हम सीरीज का पार्ट 11 नंबर लेके आए हैं। सीरीज का पार्ट 11 नंबर है। इसमें आज हम जीके जीएस के भोकाल प्रश्न फिर से करेंगे। तो टॉप 25 क्वेश्चन। यह क्लास आपकी शाम को डेली 6 PM पर होती है। जी हाँ, शाम को 6 बजे डेली प्रीमियम क्लास होती है। तो आप इस पर डेली जुड़े हमारे साथ। आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हम जीके जीएस के भौकाल प्रश्न लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत भूमिका निभाएंगे। यह क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है, जिससे शुरुआत करते हैं। और साइंस से हमने पहले क्वेश्चन उठाए हैं। आपको मालूम है ना, है चाहिए कि आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन हल किए होंगे तो आपने देखा होगा कि साइंस का वेटेज जो आपके एग्जाम में रहता है सर 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में साइंस के आना आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय का, मस्तिष्क, फेफड़े, मांसपेशियां। 4 ऑप्शनों में से बताना है किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं। चलिए क्या होगा राइट आंसर? धमाकेदार क्वेश्चन नंबर की शुरुआत हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे। डेली शाम को न्योता आपके पास पहुंच जाएगा और आप क्लास में हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जहां भी आप जुड़े हो। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? कहेंगे सर जो हृदय की गतिविधियों को अगर हम नापेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय की अगर गतिविधियों को हम नापेंगे तो एसीजी का प्रयोग किया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन ए। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2 या विटामिन ए। क्या होगा राइट आंसर? गलत नहीं करना है, सही आंसर देंगे सभी लोग। सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 25 में से जितना भी आप स्कोर करें हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताकर जाएं आपका स्कोर कितना रहा। ऑफलाइन कमेंट में नीचे हमें ज़रूर बताकर जाएं। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से असुर गैस का घटक कौन सा है? उसके बाद और भी आगे क्वेश्चन बेहतरीन आएंगे। ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आगे भी आएंगे क्वेश्चन। असुर गैस किसे कहते हैं सर? एथेन को, ईथर को, एथनॉल को, क्लोरोप्रिक्रीन को। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे? क्या होगा राइट आंसर बताएंगे? तो आपको याद रखना है जो असुर गैस आपके एग्जाम में अगर पूछी जाएगी तो आप क्लोरोपिक्रीन पर टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रेनिंग ब्लॉक, ट्रेड वेचर्स, ट्रेड पार्टनर्स या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद होगा जिन लोगों ने लाइक से सब्सक्राइब कर दिया है। शेयर जरूर करें वीडियो को जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहे हैं हम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है हमारा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कब? जब दो देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की जो औपचारिक पद्धति होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों की और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? लो, जिसका आपको इंतजार था, पॉलिटी का बेहतरीन क्वेश्चन। उच्च न्यायालय, न्यायालय अपने यहाँ का कितने होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय जिसमें सत्र न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। उच्च न्यायालय के अगर आप बात करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तो उसकी कौन करेगा इनकी नियुक्ति? तो आपको याद ना, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और अगर आपके सर्वोच्च न्यायालय पूछ दे, सर्वोच्च न्यायालय, तो भी आप राष्ट्रपति याद रखेंगे। चलिए, क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है?
बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। कहाँ से लिए गए हैं सर? आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से इनको लिया गया है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। कहाँ से कहाँ तक कहेंगे सर? 36 से 51 अनुच्छेद तक इनकी चर्चा मिलती है। 36 से 51 अनुच्छेद तक इनकी चर्चा हमें मिलती है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, किस भाग में है? तो कहेंगे सर पहले में क्या है? पहले में सर कहेंगे राज्य के बारे में, राज्य और देश के विशेष क्षेत्र के बारे में। तीसरे में सर क्या है? तीसरे में कहेंगे सर इसमें मूल अधिकार आपको मिलेंगे। ठीक है, मूल अधिकार आपको मिलेंगे। चौथे में सर क्या है? चौथे में सर डीपीएसपी है, डीपीएसपी है। ठीक है सर, पांचवें में क्या है? पांचवें में बाकी आपका जो आ जाता है कार्यपालिका न्यायपालिका इसमें, तो यानी कि डीपीएसपी बराबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, 31 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताएंगे। देखिए, एक बार कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल संविधान में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मूल संविधान में कितने, संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? बताएंगे। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? क्या होगा राइट आंसर? गलत नहीं करना है। बताएंगे मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। देखिए, अब कह रहा है अगर मूल इनके नागरिक के मूल कर्तव्यों की बात मैं कर लेता हूं, तो देखिए इनकी संख्या कितने हैं, तो आपको याद ना, अनुच्छेद 51 का में इनकी बात की गई है। अगर भाग की बात पूछेगा तो भाग चौथे का है, चौथे का भाग का है, भाग चौथे का है। कहाँ से लिए गए हैं? तो सर सोवियत संघ से लिए गए। कहाँ से सर? सोवियत संघ से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, कब लिए गए? तो कहेंगे सर 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, समिति कौन सी थी? कहेंगे सर स्वर्ण संघ समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अब बात करते हैं मूल संविधान में। तो आपको याद ना, मूल संविधान में जो था मौलिक कर्तव्य 0 थे। मूल संविधान में एक भी नहीं था, क्योंकि बाद में ये जोड़े गए। वर्तमान में सर 11 हैं। वर्तमान में अगर देखेंगे तो 11 मूल कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले 10 थे, एक अभी हाल ही में जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में शामिल है, क्या शामिल है? उन उद्यत आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया है। क्या ऐसा मूल कर्तव्य में है? कह रहा कौन सा अध्याय शामिल है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा। अगला क्वेश्चन कह रहा आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य है, लोगों से भ्रातृत्व का भाव पैदा करने का कर्तव्य है, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य है जिसकी टिकट पर किसी के चुनाव लड़ा हो। मतलब जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। कहने का मतलब ये तो मुद्दा दल बदल से एक हिसाब से अगर देखा जाए जा सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर? मौलिक कर्तव्य के जो अध्याय है क्या शामिल है मौलिक कर्तव्य में? अभी हमने मौलिक कर्तव्य बात की। वर्तमान में 11 हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए, सोवियत संघ से लिए गए थे। मूल कर्तव्य में मतलब मूल संविधान में एक भी नहीं था। ठीक है, तो आपको याद, जब जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी। उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ये क्या है? ये मौलिक कर्तव्य का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दक्षिण अफ्रीका के, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी को स्वायत्त लोगों द्वारा पीटा गया और पटरी के नीचे फेंक दिया गया था? 10 बार, ये 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, 10 बार। बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? केप टाउन, डरबन, जोहान्सबर्ग या प्रिटोरिया? क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे, गलत नहीं करना है। तो आपको याद ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताएंगे डरबन में। कहां सर? ऑप्शन नंबर बी, डरबन में। डरबन में इनको पीट कर और श्वेत लोगों ने पीटा और पटरी के नीचे फेंक दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 35 का धमाकेदार आंसर देंगे। कहेंगे सर भारत में अगर पूछेगा मूंगफली के उत्पादन में, सर गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है?
नदी कोयना ही है। आपको बताना है किस राज्य में स्थित है कोयना जल विद्युत परियोजना, महाराष्ट्र में, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। क्या होगा राइट आंसर? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है बताएंगे। कोयना जल विद्युत परियोजना क्या होगा? गलत नहीं करेंगे, राइट आंसर सर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर धमाकेदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। भारत में सही मायने में किस स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है बताएंगे। अगर सही मायने में देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, रिपन, क्लाइव। क्या होगा बताएंगे। मेयो, कर्जन, रिपन, क्लाइव क्या होगा? भारत में अगर देखें स्थानीय स्वशासन का जनक कौन सा था? देखिए इनकी सबकी बात कर लेते हैं। मेयो ने क्या करवाई? जनगणना शुरू की थी। इस कर्जन ने क्या किया था? 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में, ठीक है, 1905 में इसने बंगाल का विभाजन किया था। रिपन स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। जो रिपन है इसको, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो आपका ये 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लाइव की बात कर लें तो ये बंगाल का, इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का, बहुत ध्यान से समझिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो गवर्नर अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए गवर्नर कौन था तो कहेंगे क्लाइव था, ठीक है, क्लाइव है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैतवाद, कई बार आपके एग्जाम में सीधा पूछा। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन कौन था? वल्लभाचार्य, रामानुजन, शंकराचार्य, माधवाचार्य। क्या होगा राइट आंसर? गलत नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब बताइएगा। सभी लोगों ने, अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया एक बार शेयर कर दें, आप सभी का दिल से धन्यवाद होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली आपको बता दें शाम को 6 बजे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर शाम को 6 बजे क्लासेस होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, प्रीमियम क्लास आपको मिल जाएगी। चलिए 38 का क्या होगा राइट आंसर बताएंगे, तो है रामानुजनाचार्य। बताएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है विशिष्टाद्वैतवाद। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीर, रामदास, रविदास, तुकाराम। तो इसमें मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, हर आदमी को पता होगा, हर शख्स को पता होगा। कबीरदास, कबीर जी थे जो ये व्यवसाय से क्या थे? जुलाहा थे। चलो अगला क्वेश्चन, पूछा गया कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। क्या होगा राइट आंसर? गलत नहीं करना, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? अर्जुन देव, गुरु नानक, गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। क्या होगा? अच्छा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि पांचवें गुरु कौन थे? जो पांचवें गुरु थे ये कौन थे? पांचवें सिख गुरु कौन थे? पांचवें सिख गुरु कौन थे? तो आपको आना, पांचवें गुरु जो सिख गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव जी जो थे वही पांचवें गुरु सिख गुरु थे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था, तो आपको याद ना, ये भी गुरु अर्जुन देव ने ही बनवाया था। जी हाँ, गुरु अर्जुन देव ने ही बनवाया था स्वर्ण मंदिर, याद रखेंगे, गलत नहीं करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार आपके एग्जाम में सीधा टपका है। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताएंगे। ऑस्कर अवार्ड, भानु अथैया, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार। तो देखिए फिल्म का नाम गांधी था, जी हाँ, गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें, भानु अथैया जी, इनको गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ये अवार्ड दिया गया था भानु अथैया को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? क्या होगा राइट आंसर? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मायो भंडारके हैं, खालिदा जिया हैं, मार्गरेट थैचर हैं, इंदिरा गांधी हैं। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? गलत नहीं करना है, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, इसमें सबसे पहला नाम आता है श्री मायो भंडार नायके जी का। जी हाँ, श्री मायो भंडार नायके जी का आता है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42 का करेक्ट आंसर है, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ये लोग बच्चों वाला क्वेश्चन। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा सर? राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? बात करते हैं सर विजयनगर साम्राज्य की। दक्षिण भारत में अगर आप आएंगे तो दिल्ली सल्तनत जिस वक्त उत्तर भारत में क्या थी? दिल्ली सल्तनत का भारत में राज था। क्या था सर? दिल्ली सल्तनत का भारत में राज था, दिल्ली सल्तनत का। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये गद्दी पर बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। उसी समय दो साम्राज्यों का उदय हुआ। एक आपका बहमनी साम्राज्य कहलाया, बहमनी साम्राज्य। दूसरा आपका क्या कहलाया सर? विजयनगर साम्राज्य। क्या कहलाया सर? विजयनगर साम्राज्य कहलाया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का। दूसरा आपका कौन सा कहलाया सर? विजयनगर साम्राज्य कहलाया। दूसरा आपका विजयनगर साम्राज्य कहलाया, याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों की। देखिए इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अगर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में ये क्यों इनके युद्ध आपस में क्यों हुआ करते थे? देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको, युद्ध, इनके युद्ध का कारण क्या था? ये दोनों जो क्षेत्र थे, इन दोनों के क्षेत्र में एक तुंगभद्रा नदी, इन दोनों जो साम्राज्य थे इनके बीच में एक तुंगभद्रा नदी बहती थी। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया किस नदी को लेकर इनमें विवाद होता? तुंगभद्रा। अच्छा एक बात बताइए, जो नदी होगा उसके आसपास का क्षेत्र किसका होगा? भाई साहब वो बालू से निर्मित होगा, अच्छी मिट्टी से, कांपदार मिट्टी से निर्मित होगा। तो क्या होगा? वो उपजाऊ होगा नहीं होगा? उपजाऊ होगा नहीं होगा? अब उसी उपजाऊ जमीन के लिए इन लोगों में युद्ध हुआ करते थे, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में, उसी को लेकर। तो ऐसा माना जाता है यदि इन दोनों में युद्ध ना हुआ होता तो ये इतनी ताकतवर साम्राज्य हुए कि इन पर ये कभी ना कभी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इनका राजा होता। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इनका कभी ना कभी शासन होता, दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर कभी ना कभी इनका शासन होता। लेकिन इनमें आपस में बहुत युद्ध हुए। जैसे मैं आपको बताऊं, अब विजयनगर की बात आ गई तो विजयनगर अगर बात करें विजयनगर की, विजयनगर में एक कृष्णदेव राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। कृष्णदेव राय, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कृष्णदेव राय, इनकी एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है क्या नाम है यार, अभी मैं बताता हूँ। जो इनकी तेलुगु भाषा में, हाँ याद आ गई, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में सर? तेलुगु भाषा में लिखी गई, आमुक्त मल्याद। जी हाँ, कहीं कहीं पर आपको आमुक्त मल्यादम लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आमुक्त मल्याद मिलेगा, लेकिन आपको आमुक्त मल्याद याद रखना। ठीक है, आमुक्त माल्याद। ठीक है, माल्याद। ये काफ़ी एग्जाम में पूछी गई बुक भी, आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि आमुक्त मल्याद बुक किसकी है, तो आपको याद है कृष्णदेव राय की है। अच्छा, तेलुगु की। अच्छा, अब इनकी वीरता का कारण कैसे पता? देखिए बाबर ने 1526 में आक्रमण किया, 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव डाली, मतलब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो बाबर ने अपनी पुस्तक यानी कि अपनी जो आत्मकथा लिखी, बाबरी, तुजुक ए बाबरी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं सर? बाबरी, तुजुक ए बाबरी कहते हैं। उसमें बाबर ने लिखा कि पूरे भारत में मुझे अगर कोई बेहतरीन राजा शासक मिला तो वो कृष्णदेव राय है। ठीक है, ये बाकायदा उसकी बुक में लिखा है, उसकी जो आत्मकथा है उसमें लिखा हुआ है कृष्णदेव राय के। और ये काफ़ी महानतम शासक भी था, कृष्णदेव राय जी जो थे ये काफ़ी महानतम शासक हुए। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या बताया, किस नदी को लेकर इनमें युद्ध हुआ करता था सर? तुंगभद्रा नदी को लेकर युद्ध हुआ करता था। तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी जो राजधानी थी ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित। अच्छा, बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी बदलती रही और इसने अपने क्षेत्रों को चार हिस्सों में बांट दिया था। इसमें आपको बरार, वीदर, गोलकुंडा और बीजापुर, ये 4 क्षेत्र आपको मिलेंगे। क्यों बांट दिया था? क्योंकि युद्ध हुआ करते थे। अब इसने अलग अलग जब 4 क्षेत्रों में बांट दिया, उन चारों क्षेत्रों पर अपना एक एक सूबेदार नियुक्त किया और सूबेदार से कहा कि आप अपने यहाँ क्या रखें सर? सेना रखें। अब बताइए, हर सूबेदार जब अपने यहाँ सेना रखेगा तो क्या होगा? सेना में बढ़ोतरी होगी, युद्ध में ज़्यादा मतलब हमें इंपॉर्टेंस मिलेगी। कहने का मतलब अगर इन दोनों को अगर कहीं ना कहीं इनकी, हाँ कहेंगे अगर कि मतलब ये क्यों नष्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं इनका युद्ध के पीछे ही मेन इनका कारण रहा। अगला क्वेश्चन बिना देरी किए, ज़्यादा इस पर बात ना करते हुए, जब मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा हिस्ट्री तो बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में, दिल्ली में। गोल गुंबज
ये आपका बीजापुर में स्थित है। और बीजापुर कहाँ पड़ता है? तो आपको है ना, बीजापुर सर कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं रहा स्क्रीन पर। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान क्या है? बताएंगे। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान क्या है? कुशीनारा, कुंडग्राम, राजगृह, काशी। क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद ना, इनका जो जन्म स्थान है सर कुंडग्राम है। कहाँ? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? किडनी, यकृत, हृदय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यकृत। क्या हो जाएगा सर? यकृत। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यकृत जो थी ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, हृदय, किडनी, फेफड़ा। क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, हृदय, किडनी, फेफड़ा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, फेफड़ा। ऑप्शन नंबर डी फेफड़े को प्रभावित करता है क्षय रोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। मूल्यवर्धित विधि, निवेश विधि, आय विधि, व्यय विधि। मापन की विधि नहीं है। क्या होगा राइट आंसर? बताएंगे। 49 का। 25 में से आप जितना भी स्कोर करें हमें कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन में ज़रूर बताएं वीडियो समाप्त होने के बाद।